इसराइल में चुनावों का मुद्दा हमारे लिए क्यों अहम है और इजरायली चुनाव की क्या स्थिति है। कतर में ऑपरेशन करके लौट रहे ईरानी पायलट्स पर नई अपडेट्स सामने आई हैं और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने पड़ोसी मुल्कों की ओर से अहम पैगाम आने की बात कही है। सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अहमद अब्बास। कुछ अहम घटनाएं हुई हैं और हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी बात करना चाहेंगे इजराइल के इलेक्शन के बारे में जो 27 अक्टूबर के तारीख में होने वाले हैं। इससे पहले अब चुनावी गतिविधियां और इंतखाबी सरगर्मियां इजराइल के अंदर काफ़ी तेज़ हैं और इसकी अहमियत हमारे लिए क्या है, थोड़ा हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। चूँकि ज़ाहिर है इसराइल का इलेक्शन है, उससे हमें क्या लेना देना, मगर अहमियत इसकी है। इसलिए अहम है कि वेस्ट एशिया के रीजन में इजराइल की जिस तरह की पॉलिसियाँ, जिस तरह की एम्बिशंस, जिस तरह की गतिविधियाँ हैं, उसको देखते हुए इजराइल के इलेक्शंस भी बाकियों के लिए अहम हो जाते हैं और यही वजह है कि रीजन के दूसरे मुल्कों की नज़रें भी इजराइल के इलेक्शन पर लगी हुई हैं। तो हम एक मोटी एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहते हैं इजराइल के बारे में। इसकी वजह यह है, इसका जानना इसलिए ज़रूरी है कि ज़ाहिर है इजराइल और वेस्ट एशिया के मुल्कों के दरमियान मुकाबला एक लंबे अरसे से चल रहा है। ईरान की अगर बात की जाए तो फिर तो कई बार जंगें हो चुकी हैं। अभी हालिया जंग बहुत ही शदीद जंग रही। इसके अलावा बाकी और मुल्कों के साथ भी अलग अलग शक्लों में एक तनाव की स्थिति रही है इजराइल के साथ। इजराइल ने बहुत सारे मुल्कों पे हमले किए हैं, बहुत सारे मुल्कों के एसेट्स तबाह किए हैं और बहुत सारे मुल्कों के साइंटिस्ट कत्ल किए हैं। ईरान के साइंटिस्ट तो इजराइल ने बाद में कत्ल किए। इससे पहले इजराइल इराक़ के और मिस्र के साइंटिस्ट कत्ल कर चुका है। इसके बारे में कभी हम एक अलग से वीडियो में अगर मुमकिन हुआ तो बात करेंगे। तो इजराइल के इलेक्शन की अहमियत इसलिए है कि देखिए इजराइल के अंदर जो पार्टियां इस वक्त पॉलिटिक्स में हैं और लीडरशिप जो संभालती हैं, अगर उनकी बात की जाए तो बाकी मुल्कों के बारे में, यानी ईरान जैसे मुल्कों के बारे में, उन सब की एक सोच यही है कि ईरान को जितना मुमकिन है नुकसान पहुंचाया जाए, जितना मुमकिन है कमज़ोर कर दिया जाए। ये सब की एक ही तरह की सोच है। लेकिन इनमें आपस में इस बात में फ़र्क है कि कोई एक पार्टी, कोई एक साइड ये सोचती है कि हमें मैक्सिमम मिलिट्री पावर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी पार्टी सोचती नहीं, मैक्सिमम मिलिट्री पावर के बजाय हमें असैसिनेशन और इंटेलिजेंस और अंदर पहुंच के धमाके करवाना और आतंकी गतिविधियां करना, इस तरह का रास्ता अख्तियार करके और अंदर से कमज़ोर करना चाहिए। तो इस तरह का फ़र्क भी उनमें है। तो अहमियत इसकी ईरान जैसे मुल्कों के लिए इस चीज़ की अहमियत इसलिए हो जाती है कि आगे के लिए तैयारी उसी तरह से करनी है। यानी अगर इजराइल की सत्ता में नेतन्याहू बाकी रहते हैं तो तैयारी किस तरह की करनी है, और अगर सत्ता में कोई और आता है तो किसके आने की संभावना ज़्यादा है, इस पर बात करेंगे। तो कोई अगर और आता है तो किस तरह की रविश और किस तरह का तरीक़ा ईरान जैसे मुल्क अख्तियार कर सकते हैं, तो इस पर हम थोड़ी बात करना चाहेंगे। देखिए अगर इजराइल की बात की जाए कि वहाँ पर किस तरह का चुनावी माहौल है, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ चुनावी माहौल गर्म है और सबसे ज़्यादा वहाँ भी सर्वे बहुत आ रहे हैं। और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि वहाँ की सर्वे की जो रिपोर्टें हैं वो बहुत अलग अलग बिल्कुल तरह की शक्ल दिखा रही हैं। जैसे एक वहाँ का है चैनल 14, एक न्यूज़ चैनल है चैनल 14, वो नेतन्याहू का माउथ पीस और उनका मुखपत्र माना जाता है, उनका चैनल माना जाता है। उसका ये कहना है कि नेतन्याहू बहुत ज़बरदस्त जो है वो जीत हासिल करने जा रहे हैं। 65 सीटें उनके अलायंस को, इनकी पार्टी तो लिकुड पार्टी है, लेकिन उस अलायंस में जो और बाकी सब शामिल हैं सबको मिला के 65 सीटें मिल जाएंगी। तो 65 सीट इजराइल में बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या। क्यों? इसलिए कि 120 सीटें टोटल वहाँ की पार्लियामेंट, कैनेसेट, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, कैनेसेट या नेसेट भी कहते हैं, उसमें 120 सीटें हैं। तो 61 सीटें अगर कोई भी अलायंस हासिल कर लेता है तो ये उसकी जीत हो जाती है। अब अगर किसी को 65 सीटें मिल जाएं
तो ये तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। तो नेतन्याहू के अलायंस को चैनल 14 जो देता है वो 65 सीटें दे रहा है, यानी बिल्कुल स्वीपिंग विक्ट्री, ज़बरदस्त। लेकिन इनसे अगर हट के जैसे जो चैनल 12 है, 12वां चैनल है, उसको थोड़ा बेहतर माना जाता है, उसकी सर्वे की रिपोर्टों को थोड़ा भरोसेमंद समझा जाता है इजराइल के अंदर भी। उसका क्या कहना है, उसकी जो सर्वे रिपोर्ट है उसको अगर सेंटर में रख के बात की जाए तो उसका ये कहना है कि नेतन्याहू के अलायंस को 50 सीटों के आसपास मिलने वाली हैं, 50 से कुछ कम ही रहेंगी। और इनके मुकाबले में आइजनकोट को हो सकता है कि 60 तक सीटें मिल जाएं, यानी उनके अलायंस को। वैसे अगर हम बात करें इस वक्त जो मुकाबला, असली मुकाबला है वो नेतन्याहू के बीच में और आइजनकोट के बीच में है। नेतन्याहू को आप जानते हैं, उनकी हिस्ट्री से आप वाकिफ़ हैं। गादी आइजनकोट के बारे में हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। गादी आइजनकोट मराकेश, इनके माँ बाप मराकेश के रहने वाले थे, मोरक्को के, और वहाँ से ये इज़राइल पलायन करके आए। आइजनकोट की पैदाइश 1960 की है और उसके बाद से ये यहीं पर जब इनकी तालीम हुई और उसके बाद से इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली और आर्मी में ही रहे और चीफ ऑफ स्टाफ होके फिर रिटायर हुए, उससे अलग हटे और फिर उन्होंने अपनी सियासी पार्टी भी बना ली। और उसके साथ साथ ये था कि अभी जब दोबारा जंग हो गई तो ये दोबारा फिर से गज़ा की जब जंग हो गई, गज़ा के बाद के जब हालात हो गए तो ये फिर से आर्मी में सेवा देने के लिए, खिदमत के लिए, सर्विस देने के लिए पहुंच गए एक कमांडर की सतह पर। तो ये उनका इस तरह से एक जुड़ाव और आर्मी से उनका जुड़ाव इस तरह का रहा है। दूसरी चीज़ और है, आइजनकोट के बेटे की मौत हुई गज़ा में, यानी गज़ा में जिस वक्त जंग चल रही थी, हालांकि फ़ौजी वहाँ अभी भी तैनात हैं और एक तरह से वहाँ ये है कि गज़ा की सूरत हाल ये है कि वहाँ अभी भी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कोई ना कोई फ़िलिस्तीनी मारा ना जा रहा हो। फ़िलिस्तीनी लगातार वहाँ कत्ल हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो फुल फ्लेज एक जंग वहाँ चल रही थी उस वक्त की बात है, ये दिसंबर 2023 की बात है, यानी जंग शुरू हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि आइजनकोट के बेटे की वहाँ पर मौत हुई जंग में। तो उसके बाद इजराइल में वो बिल्कुल हीरो की तरह उनको देखा जाने लगा। और उसके अलावा इनके 2 भांजे भी, आइजनकोट के 2 भांजे भी इस जंग में मारे गए हैं। तो इस तरह की उनकी शख्सियत है। आइजनकोट का भी यही मानना है कि ईरान को तबाह कर देना चाहिए, ईरान को ख़त्म कर, जैसा नेतन्याहू का मानना है। लेकिन आइजनकोट का कहना है कि ईरान के ख़िलाफ़ कभी भी फुल फ्लेज जंग की सतह पर आगे नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें और निचली सतह पर, यानी फुल फ्लेज जंग की सतह का टकराव नहीं, उससे निचली सतह का टकराव रखना चाहिए और धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना चाहिए। इस तरीके से हम ईरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइजनकोट की तरफ से नेतन्याहू पर जो बहुत ज़्यादा तनकीदें होती हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस बात के लिए कि उन्होंने एक ऐसी जंग शुरू करवा दी जिसके नतीजे में अमेरिका का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट भी अब कमज़ोर पड़ गया। जंग में पूरा सपोर्ट है अमेरिका का, लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो रिएक्शन आया है अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया में, और इस पूरे माजरा के लिए इज़राइल को जिस तरह से ज़िम्मेदार और कसूरवार माना जा रहा है, उस पर उनका एतराज़ है कि नेतन्याहू ने ऐसा किया कि जिसके नतीजे में दुनिया जो है वो इज़राइल के ख़िलाफ़ हो गई। तो सोच इस तरह की है। तीसरे नंबर पर जो नाम है वो है नफ्ताली बेनेट का। नफ्ताली बेनेट 2 साल तक इज़राइल के पीएम रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको इस तरह का एक एक्सपीरियंस है। लेकिन ये कहा जाता है कि वो दूसरे नंबर पर नेतन्याहू के कॉम्पिटिटर हैं। उनके जीतने की संभावना और इम्कान काफ़ी कम है कि वो इस तरह से उनको पार्लियामेंट के अंदर सीटें मिल जाएं कि वो हुकूमत बना लें। तो आप ये देखिए, ये 3-4 अलायंस हैं जो बहुत बड़े बड़े। एक नेतन्याहू का खुद अलायंस है, उसके अलावा आइजनकोट का अलायंस है, और नफ्ताली बेनेट का अलायंस है, एविगडर लिबरमैन है, बिन गवीर हैं, इतमार बिन गवीर आपने सुना है, स्मोट्रिच हैं। उसके बाद जो हरीदी
बल्कि खरीदी और हरीदी दो जगह का हमने देखा प्रोनाउंसिएशन। खरीदी जो वहाँ के पक्के जो मजहबी यहूदी हैं उनकी पार्टी, उनको कहा जाता है खरीदी। तो उनका इस वक्त बड़ा टकराव चल रहा है सभी से। टकराव इसलिए चल रहा है कि वो किसी भी तरह की फ़ौजी सर्विस में शामिल नहीं होना चाहते, जबकि इज़राइल में मिलिट्री सर्विस लाजमी है। यानी कोई भी नौजवान जब एक उम्र तक पहुंच जाता है तो उसे पहले फ़ौज में जाना होता है, 2 साल या जो भी उसकी मुद्दत है वो वहाँ पर सेवा सर्विस करनी होती है। उसके बाद वो निकल के बाहर जाके फिर वो कोई तिजारत कर सकता है या कोई और काम कर सकता है। जो ये धार्मिक यहूदी हैं इनका कहना है कि नहीं, हमारा इज़राइल की फ़ौज से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, और बल्कि ये धार्मिक रूप से इसको गलत मानते हैं कि फ़ौज में इस तरह की कोई सर्विस की जाए। और वो इतना ज़्यादा इस बात से वो नाराज़ रहते हैं कि उनका ये कहना है कि हम इज़राइल छोड़ के चले जाएंगे लेकिन ये कानून हम नहीं मानेंगे। ज़ायोनिज़्म को वो बुरा कहते हैं। तो इस तरह का बहरहाल एक टकराव है। उसके अलावा वहाँ पर स्मोट्रिच और स्मोट्रिच की एक पार्टी भी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है उनकी सीटें बहुत कम हो जाएं। उसके अलावा अरबों की 2 पार्टियां हैं। अरबों की 2 पार्टियां का मतलब ये है कि 1948 में जिन इलाक़ों पर इज़राइल ने कब्ज़ा किया शुरू में, उसके बाद फिर उसने अगले मरहले में अपना कब्ज़ा और बढ़ा लिया, उसके बाद और बढ़ा लिया, कई इलाक़ों को कब्ज़ा कर लिया। लेकिन 1948 में जिन जगहों पर कब्ज़ा किया इज़राइल ने, उन इलाक़ों को इज़राइल ने पूरी तरह खाली करा लिया। जो भी अरब थे या उनको मार डाला या उनको भागने पर मजबूर कर दिया, वहाँ से छोड़ के उनको चले जाना पड़ा। फिर वो चले गए, गज़ा में चले गए, वेस्ट बैंक में चले गए, जॉर्डन चले गए, दूसरे मुल्कों में चले गए। मगर इस सब के बावजूद कुछ अरब, कुछ मुसलमान वहीं पर रह गए। 1948 वाला जो इलाका है इज़राइल का, वहाँ पर जैसे कि हैफा में इन अरबों की एक संख्या है, एक तादाद है। एक वीडियो हम बात कर चुके हैं कि वहाँ पर एक ऐसा भी एक बंदा था जो हैफा की म्यूनिसिपैलिटी पर बमबारी करवाना चाह रहा था ईरान से, क्योंकि उसके घर को कब्ज़ा कर लिया था बाद में इजराइलियों ने। तो पार्लियामेंट, वो म्यूनिसिपैलिटी से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। तो अरबों के पास 5-5 सीटें आने का चांस है, लेकिन अरबों के लिए ये है कि नफ्ताली बेनेट हो या आइजनकोट हो या नेतन्याहू, तीनों में से कोई भी, सब ने कहा कि हमें कुछ भी हो, हुकूमत हम बने या ना बने, हमें अरबों का सपोर्ट नहीं चाहिए। और जो आइजनकोट है उनका कहना है कि जो खरीदी यहूदी हैं उनको भी लेकर हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे। चूँकि उनका कहना है कि नहीं, ये जो मिलिट्री में सर्विस नहीं करते हैं तो इनको करना ही पड़ेगा, उनका ये नज़रिया है, ये सोच है। तो इस तरह की सूरत हाल है। अभी तक की जो सूरत हाल है उससे ये इशारा मिल रहा है कि आइजनकोट के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, नेतन्याहू से ज़्यादा हैं। लेकिन इज़राइल में ये भी है कि डिफेक्शन का उस तरह का कानून नहीं है, तो कुछ लोग हो सकता है एक अलायंस के तहत जीत के पार्लियामेंट में पहुँचे और बाद में वो दूसरे अलायंस को जाके सपोर्ट कर दें। तो ऐसा भी वहाँ पर मुमकिन है। चैनल 12 का जो सर्वे है वो आइजनकोट को 60 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रहा है कि उनको 60 सीटें मिल सकती हैं। 61वीं सीट उनको कहाँ से मिलेगी? वो खरीदी जो यहूदी हैं उनका तो सपोर्ट लेने वाले नहीं है, बहुत से ऐलान कर चुका है पहले उन्होंने। अरबों का वो सपोर्ट लेने वाला नहीं है, वो पहले इसका ऐलान कर चुके हैं। तो उनको कहाँ से अब उम्मीद है? उनको उम्मीद है कि ख़ुद लिकुड पार्टी जो नेतन्याहू की पार्टी, उसी के कुछ लोग निकल के सपोर्ट कर देंगे और उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो इस तरह की सूरत हाल इज़राइल के अंदर है जिसका हम सामना कर रहे हैं और जिसका आगे आने वाले दिनों में सामना हो सकता है और देखने में आएगा कि कौन वहाँ का चार्ज संभालता है। जो भी संभालेगा, इज़राइल की जो पॉलिसियाँ हैं, एक ज़ाहिर है पूरे इलाके के लिए एक चैलेंज है। इलाका उससे कैसे, चूँकि इज़राइल ने कई जगहों पर कब्ज़ा कर रखा है, तो कैसे निपटेगा इलाका और इलाके के मुल्क, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच एक ख़बर आई है ईरान के पायलट्स की। हमने एक वीडियो में बात की थी कि ईरान के पायलट्स ने इस जंग में, जो 40 दिन की जंग हुई, उसमें शुरुआती दिनों में ही अपने पुराने फाइटर जेट्स के ज़रिए, जो जाहिर है ईरान की जो एयरफोर्स है उसका अमेरिका और इज़राइल की एयरफोर्स से कोई मुकाबला नहीं है, वो काफ़ी पीछे। चूँकि ईरान ने मेन जो अपनी तवज्जो केंद्रित की और कंसंट्रेशन किया वो
मिसाइल और ड्रोन पावर पर, जिसका नतीजा भी ईरान को इस वक्त मिला। लेकिन बहरहाल जब जंग शुरू हुई तो एयरफोर्स, जो ईरान के एयरफोर्स है, उसका ये कहना था कि हम खाली नहीं बैठ सकते, हमने इतनी ट्रेनिंग अगर ली है तो हमने किस दिन के लिए ली है। और उन्होंने क्या किया कि अपने पुराने फाइटर जेट्स के ज़रिए जाके हमले किए और बड़े हमले किए, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर। ये हमले काफ़ी बड़े थे, बहुत कामयाबी के साथ ये हमले अंजाम पाए। लेकिन एक हमला ऐसा भी था कि जिसमें वापस आते हुए 2 जेट्स ईरान के कतर में मार गिराए गए। अब वो डॉग फाइट में, यानी फाइटर जेट्स के ज़रिए उनको मारा गया, एयर टू एयर मिसाइल से, या एयर डिफेंस के ज़रिए से मारा गया। अब ये बाद में और ज़्यादा वाज़ेह होगी, चूँकि अलग अलग तरह की इसमें बातें अभी आ रही हैं। तो ईरान के 4 पायलट्स कतर के दायरे में, उसकी सीमा के अंदर वो गिरे। एक उसमें से शहीद हो गए, उनका जनाजा मुल्क वापस आ गया, ईरान वापस आ गया, उनकी तदफीन हो चुकी। 3 बाकी रह गए थे। कतर इनके बारे में अब तक लाइल्मी का इजहार कर रहा था कि हमें इनके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन ईरान की तरफ से प्रेशर बढ़ा। अभी हालिया दिनों हमने बात की कि दबाव, बाकायदा इस पर बयान आए। तो अब ये बात हुई है कि ईरान की तरफ से एक कमांडर हैं IRGC के, जिनका काम ही जो लापता फ़ौजी ईरान के हैं उनके बारे में काम करना। चूँकि जो ईरान इराक़ की 8 साल की जंग चली थी, अब तक भी कुछ फ़ौजी उस दौरान में पता नहीं किस इलाके में अगर मार दिए गए, तो सद्दाम ने उस ज़माने में उनका कोई वो नहीं बताया था कि इनका क्या अंजाम हुआ। तो उनको अब तक तलाश किया जाता है, और अब तक ये होता है कि कुछ दिन पे वो उनकी वो हड्डियाँ या जो भी उनके जिस्म के बाकी हिस्से मिल जाते हैं, और DNA टेस्ट वगैरह के ज़रिए पहचान की जाती है, और फिर वो जनाजे वापस आते हैं और उनका आखिरी रसूमात, अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वो उसके ज़िम्मेदार हैं, इंचार्ज हैं जनरल बाक़िरज़ादे। तो उन्होंने ऐलान किया कि जो कतर में हमारे 3 पायलट्स हैं उनको इस वक्त पानी पर रखा गया। पानी पर रखा मतलब ये किसी शिप के अंदर उन्हें रखा गया है, और उनकी हालत ठीक नहीं है। रेड क्रॉस से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि वो एयर एम्बुलेंस भेज के उनको ज़मीन पर वापस लाए। पानी पे उनकी देखभाल इस तरह से नहीं हो सकती, उनकी प्रॉपर देखभाल होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। अब ईरान बहरहाल इस मौजू पे दबाव बढ़ा रहा है, फॉलोअप कर रहा है। ईरान ने इस मुद्दे को उठाने से पहले ये इंश्योर कर लिया है कि ये पायलट्स कहाँ पर है, ऐसा लग रहा है। इसके बाद से ईरान ने दबाव डाला। ईरान के 4 फ़ौजी, इसके अलावा 4 लोग, उनकी डिटेल फिर अभी नहीं आई है, सब कौन है या किस संस्था से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन 4 लोग ईरान के कुवैत की क़ैद में हैं। कुवैत पर भी ईरान ने दबाव बनाया कि उनको जो है फैमिलीज़ को एक्सेस मिलनी चाहिए जेनेवा कन्वेंशन के तहत, इसलिए कि ये जंगी कैदी हैं। और कुवैत ने जवाब इसका दिया है कि वो जेनेवा कन्वेंशन के तहत इन फैमिलीज़ को मुलाकात का मौका देगा। तो बहरहाल इस पर ये एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा एक अहम डेवलपमेंट ये हुआ कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का एक बयान आया कि हमसाया मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क, रीजन के मुल्क हमसे राबता कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी के मामले में और आर्थिक मामले में आपसी सहयोग और लेन देन को बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। ये असल में ईरान की जंग में फ़तह के बाद के असरात और नताइज हैं, जिसकी बात हम इससे पहले भी कर चुके हैं कि अब इस रीजन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं रहेगा जो अब तक था, बल्कि बदलेगा। और इस बदले हुए स्ट्रक्चर में ईरान की पोजीशन एक बड़ी और अहम पोजीशन होने वाली है, और सिर्फ ईरान नहीं बल्कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की पोजीशन की सूरत हाल भी बदलेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।